morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा. In previous classes, we discussed the topics of Hindi Vasant and now we discuss about the topic of Hindi व्याकरण. हमारे पोस्ट मिड टर्म में जो सिलेबस आएगा उसका जो हिंदी वसंत का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड नाउ हम जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स जो हमने पोस्ट मिड टर्म में लिए हैं अब हम उनका रिवीजन करेंगे. उन टॉपिक्स को एक बार फिर से लेंगे. हम अपनी क्लासों में डीपली उनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, बहुत गहराई से उनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें एक लेसन में 2-3 क्लासें हो गई, हमारी 4 भी क्लासें हुई होंगी. बट आज हम अपनी इस क्लास में एक ही टॉपिक एक ही दिन में डिस्कस करेंगे. इस क्लास में मैं आपको उसका पूरा बायोडाटा समझाऊंगी कि वो सब वो टॉपिक क्या है, किस प्रकार का है और उसमें क्या क्या है. और फिर हम जब अपनी लाइव क्लास में मिलेंगे तो हमारी लाइव क्लास जो होगी उसमें हम उसके ऊपर फिर से उसकी बुक एक्सरसाइज वगैरह, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह उनको डिस्कस करेंगे. ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी लाइव क्लास में प्रेजेंट रहें, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप लाइव क्लास अटेंड करें. समझे? जिन बच्चों का मान लीजिए जिन्होंने पिछली अपनी क्लासें मिस कर दी होंगी, जिन्होंने पिछली अपनी क्लासें नहीं ली होंगी, वो बच्चे भी अपनी इन क्लासों में जरूर से जरूर प्रेजेंट रहिए. ये आपके लिए ऐच्छिक विषय नहीं है कि आप प्रेजेंट रहो, नहीं, ये अनिवार्य है कि आप क्लास में रहोगे, लाइव क्लास में. समझे आप सभी? चलो नाउ कम टू द पॉइंट. हमारा टॉपिक आज होगा जो क्या है, कारक. क्या है? कारक. इसको हम आपको अच्छे से समझा चुके थे, उदाहरण समझाए मैंने, उदाहरण समझाकर मैंने इस टॉपिक तक आपको ले गई थी. अब मैं क्या करूंगी इसके बारे में मैं वैसे बताती हूँ आपको. मान लीजिए मैं क्लास में मैं आपसे ये पूछूं या मैं आपसे ये कहूं कि तोता डाल बैठा है, तो यहाँ ऐसा मैं क्या लिखूं कि ये वाक्य जो है अपना पूरा अर्थ दे. देखो ये भी अपने आप में एक शब्द है, ये भी अपने आप में एक शब्द है, ये भी अपने आप में एक शब्द है, ठीक है. लेकिन ये कहता है कि ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये है, तो इन शब्द का संबंध हमें कैसे पता चले. अगर मैं यहाँ पर एक और शब्द जोड़ दूं, पर, तो क्या अब तोता डाल पर बैठा है. अब देखो तोता कहाँ बैठा है, तो डाल पर बैठा है. कहाँ बैठा है? डाल पर बैठा है. समझ गए? इसी तरह से जैसे मुकुल कमरे में है, कमरे में है. मुकुल कमरे में है. मैंने यहां से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर मैं यहां से इस में को रिमूव कर दूं, इसको हटा दूं, तो क्या मेरा वाक्य सही है? मुकुल कमरे है, क्या मुकुल कमरा है? नहीं है. अब मुझे इसका और इसका तीनों का संबंध जो है वो किससे पता चले? अगर मैं यहाँ पर लिख लूं में, तो ये क्या हो जाएगा? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे. इस टॉपिक पर हम बहुत गहराई से चर्चा कर चुके हैं. आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवीजन टाइप में लेके चलेंगे, इनका रिवीजन करेंगे. हमारा जो है पीछे की अगर आप भूल गए होंगे तो वो याद आपकी ताजा हो जाएगी अब, ठीक है. और आपको केयरफुली इसको पढ़ना है, केयरफुली इसको याद करना है और फिर इसको प्रिपेयर करना है कि ताकि अगर ये टॉपिक आपके पेपर में उठाया जाता है किसी भी क्वेश्चन के रूप में, तो आप उसे अच्छे से डिफाइन कर सको. इज दैट क्लियर? ओके. देखो ये क्या होता है, देखो इसका संबंध इससे, इसका इससे, या इसका इससे, इसका इसके संबंध बता रहा है. इसका इससे, इसका इसके, या इसका इसके, इसका इससे संबंध बता रहा है. तो ये संबंध ही क्या है? पता किससे चल रहा है? कमरे में, डाल पर यानी में पर, इनसे पता चल रहा है. तो ये ही क्या है? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बताते हैं वही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं. ठीक है. वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कारक कहलाते हैं.
अब बात आती है कारक के भेद कितने होते हैं। क्या बात आती है? कारक के भेद। तो कारक के भेद कितने होते हैं बेटा? कारक के भेद होते हैं 8। अरे भाई वाह, बहुत ज्यादा भेद हो गए ये तो, है ना। लेकिन आपके लिए तो कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं है, कोई न्यू टॉपिक नहीं है, कोई नई बात नहीं है, वही बात वही पुरानी बात। 8 भेद हम पढ़ चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे, यहां से मान लो हमने इसको उठा लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहां से हमने इसको ऐसे उठा लिया। अब देखो, नंबर 1 कर्ता कारक, ठीक है। नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक और नंबर 8 संबोधन कारक। हो गए? एक बार इनको देखो, एक बार सभी को, क्या क्या हो गए? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ये संबोधन कारक शायद आपको यहाँ नजर नहीं आए, तो संबोधन कारक को हम लिख देते हैं नीचे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है बेटा। संबोधन कारक हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो, यहाँ थोड़े से लिखने में ही मैं पूरा टॉपिक क्लियर कर जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैडम ने हमें कैसे समझा दिया इसको। अब देखो, ये हो गया कर्ता कारक, ये हो गया कर्म कारक। अब इनकी विभक्ति होती है, अगर यहाँ पर ने आ जाता है वाक्य में तो कर्ता कारक, क्योंकि काम किसने किया? तो कोई भी तो होगा, कर्ता। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से यानी अलग होने का भाव। फिर संबंध काके की, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, काके की, रारेरी या नानेनी, ये सभी आ जाते हैं। तो रा और ना वाला होता है ना, ये किसके साथ आता है? सर्वनाम शब्दों के साथ। जैसे हमारा, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है। इसी तरह से अपना, अपने। तो इसमें देखो ना ने नी आ जाएगा अपनी, इसमें रा रे री आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये इसमें आ जाते हैं। अधिकरण होता है मे पे पर, क्या होता है? मे पे पर, ठीक है। और संबोधन कारक होता है हे अरे, ओ भी होता है ओ, ओ नहीं ओ, ये अब देखो, कर्ता कारक, कर्म कारक, तो ये इनकी क्या हो गई? विभक्ति। अर्थात इन विभक्तियों से हम इन्हें सहज पहचान सकते हैं। वाक्य में जब हमें ये चिन्ह मिलेंगे तो हमें उसको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें कौन सा कारक है। इज दैट क्लियर? अब मैं वाक्यों के माध्यम से समझाती हूँ। देखो, मैं वाक्य लिखूं कि राम ने जैसे मान लो राम ने लिखा, ऐसे कर लो, राम ने लिखा, राम ने लिखा, किसने लिखा भाई? राम ने लिखा। वाक्य में ने विभक्ति मिल गई, है ना। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हम कह दें कि बिल्ली दूध पी रही है, मान लो, या ये कह दें कि बिल्ली पी रही है, ठीक है। बिल्ली पी रही, कुछ भी पी रही है। लेकिन अब देखो, पीना भी क्या है? क्रिया, और ये इसकी क्या हो गई? सहायक क्रिया। और बिल्ली यहाँ पर क्या है? कर्ता, क्योंकि लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। पीने का काम कौन कर रहा है? बिल्ली। तो कर्ता प्लस क्रिया, तो कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक, ठीक है। फिर बात करते हैं को कारक। अब मान लीजिए राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, ठीक है। यहां हम कर दे राम ने मारा, राम ने मारा।
और यहाँ हमने कर दिया राम ने रावण को मारा। पहली बात तो इसमें को विभक्ति किसके साथ आ रही है, रावण के साथ। जब को विभक्ति आएगी तो इज दैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि वो जो कर्म होगा वो सजीव होगा। क्या होगा, सजीव। समझ गए इस चीज को, वो कर्म सजीव ही होगा। अब देखो राम ने रावण को मारा, तो देखो राम ने मारा, हम वाक्य को लें सिर्फ इतने को, ठीक है। राम ने मारा, कर्ता कारक है, अभी राम ने मारा, किसको मारा, अभी हमें इसको छोड़ देंगे, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखो हमने ले लिया इसको भी, रावण को मारा। भाई राम ने मारा, किसको मारा, रावण को मारा, तो हमारे पास पहली बात तो को विभक्ति आ गई। दूसरी बात उसमें कारक नहीं, हमारे पास कर्म भी है, ठीक है। इसी तरह जैसे राम पत्र लिख रहा है, ठीक है, राम पत्र लिख रहा है। अब देखो राम कर्ता कारक है क्योंकि पत्र को लिखने वाला कौन है, राम, तो ये तो कर्ता हो गया। लेकिन यहाँ देखो राम, हमने मान लो इसको छोड़ दिया, राम लिख रहा है, लिखना भी क्रिया और ये भी इसकी सहायक क्रिया, तो राम के बाद में क्रिया ही आ रही है। अब हम इससे पूछे भाई वो क्या लिख रहा है, हमने क्या या किसको प्रश्न किया इसके साथ, किस क्या और किसको किया, तो हमें उसका उत्तर मिल गया। अब क्या लिख रहा है वो, पत्र, तो रावण को और पत्र, ये क्या हो गया यहाँ पर, कर्म। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े और कर्म पर पड़े, देखो राम लिख रहा है, फिर हमारे माइंड में एक बात आती है, हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है, भाई क्या लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, पेपर लिख रहा है, या कोई कविता लिख रहा है, कोई सॉन्ग लिख रहा है, क्या लिख रहा है। और जब अगर हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो वो कर्म कारक, अगर नहीं मिल रहा है तो कर्ता कारक। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कहता है कर्ण कारक। मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझाया था व्हाट इज कर्ण कारक। कर्ण कारक इज क्या होता है ये, कि ये हमें ये बताएगा वाक्य में कि उस किस साधन से क्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ क्रिया कौन कर रहा है, यहाँ क्या हो रही है क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, लिखने की तो क्या लिखने की, और यहाँ पर किस से, यानी साधन का पता होना चाहिए। वह जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो वह बस से गया, वह बस से गया, तो देखो वह गया, ठीक है, लेकिन किस से गया भाई, बस से गया। माँ ने चाकू से काटा, कुछ भी काटा, लेकिन किससे काटा, चाकू से। छुरी से भी काट सकते हैं, किसको, गले को, अरे नहीं भाई, कहाँ से आएंगे ये काटने के लिए, है ना। चलो, माँ ने चाकू से काटा, किसको काटा भाई, किसको काटा, कुछ तो होगा, नहीं पता, लेकिन किस से काटा, तो चाकू से, है कि नहीं। उसने पेन से पत्र लिखा, तो किससे लिखा, पेन से, तो चाकू से, पेन से और बस से, ये क्या है, उसका साधन बता रहा है कि क्रिया जो है, जाने की क्रिया किससे हुई, बस से, काटने की क्रिया किससे हुई, चाकू से, लिखने की क्रिया किससे हुई, पेन से, तो वो क्या है, कर्ण कारक। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं संप्रदान। सम का मतलब क्या होता है, समान रूप से सभी को, और प्रदान का मतलब क्या होता है, दे देना। प्रदान का मतलब दे देना, सम का मतलब समान रूप से या सभी को, और प्रदान का मतलब दे देना, यानी कि समान रूप से सभी को दे देना ही क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे, और या ये कहा जाए कि जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। इज दैट क्लियर। जैसे हम उदाहरण देखें कि मोहन अपनी बहन के लिए मिठाई लाया, क्या, मोहन अपनी बहन के लिए मिठाई
लाया। मोहन अपनी बहन के लिए मिठाई लाया। अब देखो, मोहन मिठाई लाया, ठीक है, किसके लिए लाया भाई? बहन के लिए। तो ये यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक है। मोहन ने सोहन को क्या दिया? पुस्तक दी। देने का भाव आ गया तो भी कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, आगे इसमें आता है अपादान कारक। अपादान कारक होता है से या अलग होने का भाव। अब जब अलग होने का भाव आता है तो इसमें मैंने आपको कई बार बताया भी है, अलग होने का भाव होता है तो उसमें डरने का भाव भी आता है, तुलना का भाव भी आता है। डरने का भाव होगा, जैसे मोहन शेर से डर गया, वह बिल्ली से डर गई, तो अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकली तो अलग हो गई, अपादान कारक। ठीक है। रीना शीला से बड़ी है, मोहन मुकुल से छोटा है, तुलना का भाव तो भी अपादान कारक। ओके। फिर आता है संबंध कारक, भी एक दूसरे का संबंध बताएगा ये। ठीक है। सोहन मोहन का भाई है, ठीक है, सोहन मोहन का भाई है। यह घर उसका है सॉरी, यह घर उसका है। तो कारक कौन सा? कारक कौन सा? के नहीं की का। यह घर उसका है, तो इसमें यह और जैसे देखो, यह घर किसका है? उसका। अब देखो, कोई भी खड़ा है यहां पर और ये एक घर है, यह घर किसका है? उसका है। इस का से इसका संबंध पता चल रहा है। मैंने पहले ही बताया था ये किन के साथ लगते हैं? लगभग सर्वनाम शब्दों के साथ। रारेरी भी, वह अपना भाई है, वह अपना विद्यालय है, तो अपना और उस विद्यालय का संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ये संबंध कारक। अधिकरण कारक होता है मे पे पर, यानी तोता डाल पर बैठा है, पक्षी मुंडेर पर बैठा है, ठीक है, बिल्ली मेज पर बैठी है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो उनका आधार बता रहा है। जब आधार बताएगा तो कौन सा कारक? अधिकरण कारक। समझ गए। और संबोधन कारक है, अरे आपको भी पता है कि हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों को दर्शाने के लिए भी प्रयोग होता है। और दूसरी बात, जब किसी को पुकारा जाता है तब भी संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा टॉपिक था आज का, जो समाप्त हो चुका है बेटा। इसकी बुक एक्सरसाइज है, सभी बच्चे लाइव क्लास में आएंगे, सभी बच्चे। इसकी बुक एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर knowledge. So please come in class, okay, and join your doubt class. ठीक है। जिन बच्चों को डाउट्स है वो भी आएंगे, अदरवाइज सभी बच्चे जिनको डाउट्स नहीं है, जिनको लर्न है लेसन, बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे ब्रिलियंट हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइव क्लास जरूर अटेंड करेंगे। मैं देखती हूँ आज बच्चे कितने अपनी क्लास को अटेंड करते हैं, अदरवाइज मैं कॉल करती हूँ फिर एक एक के घर। समझ गए सभी बच्चे? इसलिए सभी बच्चे अपनी क्लास में जरूर आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।